मेरा नाम नईम है। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद साहिब रेलवे में जॉब करते थे। ये इन दिनों की बात है जब ग्रेजुएशन के लिए मुझे लाहौर जाना था। इकलौता होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थे। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ रखी थी। एक्सरसाइज और बुक्स रीडिंग बुक्स ने मेरे इल्म में बेहतरी लाई और एक्सरसाइज ने मेरे सेहत में। अभी लाहौर कहाँ रहाइश रखनी है, इस पर बहस हो रही थी कि एक दिन मेरी अम्मा के मैके गांव से इनकी सहेली किसी काम से हमारे गांव आई। जब इसे पता चला तो इसने बताया कि इसकी कजिन शाजिया का लाहौर में डबल स्टोरी घर है, जहां वो अपने मियाँ बेटे और बहू के साथ रहती है। इसका मियाँ और बेटा दूनाहे ट्रक ड्राइवर हैं और लाहौर से कराची, क्वेटा, पेशावर तक लंबे फेरे लगाते हैं और हफ्तों घर नहीं आते। और वो अकेली ख्वातीन अकेले रहने से भी परेशान हैं कि और किरायादारों से भी डरती हैं कि जाने कौन कैसा हो। उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि घबरावी नहीं, वो शाजिया आंटी से बात करेंगी और फिर उन्हें बताएंगी। चंद दिन बाद अम्मा की सहेली का फ़ोन आया कि सब बंदोबस्त हो गया है। इनकी कजिन जो अम्मा को भी जानती थी बहुत खुश हुई कि घर का बच्चा मिल गया, आसरा रहेगा। और यूं एक दिन ने अपने अब्बा के साथ लाहौर रवाना हो गया। मेरे साथ माँ की बहुत सी दुआएं मेरे साथ थी और अब्बा मुझे लाहौर छोड़ने आए। शाहदरा में इनका घर था। हम सुबह 11 बजे पहुंचे। आंटी शाजिया ने बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल किया और मुझे साथ लगाकर बोले, बहुत खुश हो कि तुम यहाँ आ गए। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस चल दिए। तब तक आंटी शाजिया से ही बातें होती रही। इनकी बहू किसी सहेली की शादी की शॉपिंग के लिए इसके साथ गई थी। अब्बा के जाने के बाद आंटी ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। 2 मंजिला घर था जिसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे, एक हाल और किचन बाथ था। मैंने कहा, मैं ऊपर वाली मंजिल पर रहाइश रखूंगा। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ऊपर सो जाना, लेकिन रहना नीचे भी, हम अकेले रह बूर होती हैं। अब तक मैंने नोट किया कि अब्बा के सामने बड़ी चादर में आंटी शाजिया अब घरेलू दोपट्टा में इतनी बड़ी नहीं लगती थीं जितना मैंने सोचा समझा था। शाम के वक्त में ऊपर अपना सामान सीट कर रहा था। हाल को एक्सरसाइज के सामान से सजाया। एक कमरे को स्टडी रूम और अपने ने अच्छे किताबों को सजाया। जब बाहर दरवाजे पर किसी ने बैल दी तो घर का इकलौता मर्द होने की वजह से मेरा फर्ज बनता था कि देखूं बाहर कौन है। उफ, जैसे ही मैंने नीचे देखा, कोई लड़की दरवाजे के पास सामान रख रही थी और दूसरी लड़की टैक्सी में बैठी उसके दरवाज़ा खिलने और अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही आंटी की बहू है। कुछ देर के बाद मुझे आंटी ने नीचे से आवाज़ दी और मैं हल्का सा सर में नीचे को चला गया। सामने बरामदे में आंटी पलंग पर बैठी थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, उधर आ जाओ बच्चिया, और मैं इनके साथ बैठ गया। सामने कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। वो लड़की आंटी को शॉपिंग दिखा रही थी। आंटी ने मुझे मुखातिब किया, ये अम्ब्रेन है मेरी बहू, तुम्हारी भाभी, और अम्ब्रेन ये नईम है, बताया था ना मैंने तुम्हें। भाभी ने मेरी तरफ देखा और स्माइल दी, साथ ही हाथ आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा जेजेका और फिर हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो खाना बनाने में मगन हो गई और खाला मुझे अपने गांव की और मेरे अम्मा की कहानियां सुनाती रहें। और शाम के खाने के बाद मैं उठने लगा था कि आंटी ने कहा, तुम जा रहे हो? इतनी रौनक लगी थी, आओ अंदर बैठते। बाहर हल्की सर्दी हो रही थी। वो मुझे लिए अम्ब्रेन के कमरे में आ गईं। सामने बेड सजा पड़ा था। कार्नर पर भाभी और उनके बंदे की फोटो लगी पड़ी थी। बहुत ही आम सा बंदा था। भाभी सुर्ख लहंगे में क़यामत था रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गईं। बात करते जब भी मेरी नज़र उनसे टकराती वो निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मा अब दवाई खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और इनके करीब आकर उन्हें दवाई खुलाने लगी। कुछ देर बाद खाला बोले, अरे अम्ब्रेन चाय बना ला, सर फटा जा रहा। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया। भाभी चाय बनाने चली गईं। तो मैंने कहा, शक रहे अब चाय? बोली, मेरी बहुत आदत है चाय पीने की। तब वो हंसी और बोली, तो बता देते ना। नहीं, तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करो वो मांगो। मैंने कहा, वाजी। और थोड़ी हिम्मत करके कहा, अब किस चीज़ की दवाई खाती है? इसने कहा, ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा, ओ इतनी कम उम्री में ब्लड प्रेशर? मैंने मक्खन लगाया। अरे नहीं, कब, अब तो लगती नहीं भाभी की सास, बड़ी बहन लगती बस। ऐसा कहने से वो अचानक खिल उठी।
वो जैसे शर्मा सी गईं और कहा चल झूठे। चाय पीते समय वो आम बातें करती आईं। फिर मैंने कहा चली आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ। तब वो भी उठूं और कहने लगे मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो अंबर का कमरा है और मेरे साथ ही चल दे। भाभी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में बिजी हो गईं। बाहर निकलकर मैं जीनों की तरफ जाने लगा तो इनकी आवाज़ आई। बहुत बेमुरव्वत हो, ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ आऊं, तबीयत खराब मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा चलिए ना। बरामदे के एंड पर इनका कमरा था। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाती हो। वो मुझे दावत देती अंदर गईं। इनके कमरे में भी इनकी तस्वीर टंगी थी, कुछ साल पहले की, और मैंने कहा वह क्या कमाल तस्वीर है। तब वो मुड़े और कहा याद आया। अब बुतो क्या खूबसूरती नजर आई। मैं थोड़ा सा झिझका और कहा अब मुकम्मल खूबसूरत है। और अचानक कमरे में किसी बैल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फोन बज रहा था। मैं कुछ देर इंतजार किया। मैं गांव का बंदा, किसी का घर जाने किसका फोन हो। कुछ देर बैल के बाद फोन बंद हो गया। उन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज आई नईम। मैं चौंक कर बोला जी, ये भाभी थी। कंबल ले लो, सीढ़ियों पर आकर वो वहीं से बोले। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थी। जाग रहे तो इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया। लाइट जलती देखकर आवाज दी। कंबल रखना भूल गई थी, रात डांसेस हो जाती ना। ओ मैं समझा फोन है, मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहमे रोशनी में खड़ा था और वो हल्के अंधेरे में। उन्होंने ब्लैंकेट दिया और कहा बैल देती हूँ, फोन सुन लेना। मैं कंबल लिए अंदर आया। इतने में बैल फिर बजी। दूसरी तरफ भाभी थी। उन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज कर लेना, इसका दूसरा सीट मेरे कमरे में ही है। मैंने शुक्रिया कहा और कहा जी जरूर। तब उन्होंने 2-4 बातों के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खिली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर सही लेकिन कुछ वर्जिश तो करनी थी ना। मैंने हाल में ही टेबल पर डंटर शुरू कर दिए, साथ मेरा ज़हन आंटी और भाभी के बारे सोच रहा था। कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज धन पर एक्सरसाइज कर रहा था कि अचानक मुझे किसी ने छुआ। मैं पलट कर देखा तो वो भाभी थीं। कब से इविज़ दे रही हो आंटी, और तुम यहाँ पहलवान बन रहे, उन्होंने गुड़ बढ़ाकर कहा। जल्दी से आओ आंटी, नाश्ते पर वेट कर रहे। वो तेजी से पलटी। कुछ देर बाद जब मैं नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी। उन्होंने मुझे घोर कर भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास जगह दी। भाभी नाश्ता लेने गईं तो मैंने कहा कैसी तबीयत, आज तो गजब धारे। उन्होंने होले से कहा और बहुत बेहतर हूँ। कहीं जाने का इरादा है क्या? क्यों, तुमने साथ जाना है क्या? उन्होंने मेरा सवाल वापस लौटा दिया। मेरा क्या है, चला चिल्लूंगा अगर अब साथ ली जाएं तो। बताएं ना, फिर दिखाएंगी दुनिया, आना उम्मीद रखो। वो हंसी और कहती दुनिया की तो बाद में बात है, चुल्लू तुम्हें आज लाहौर घुमाती हो। चुल्लू थोड़ा सा काम है, कुछ चीजें लेनी है, जाव तैयार हो आओ। मैं उठा और ऊपर आकर तैयार हुआ। थोड़ी देर बाद आंटी बड़ी सी चादर में कमरे से निकले और हम दोनों घर से बाहर आ गए। सड़क से रिक्शा लिया और आंटी ने इसे कोई एड्रेस बताया। मैं रिक्शा से बाहर लाहौर की रौनक देखने लगा। अचानक मेरी नज़र सामने लगे लंबे शीशे पर पड़ी। आंटी शीशे में मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे? वो बोले जिन्होंने घूमना होता वो पूछते नहीं, बस साथ चलते हैं। तो फिर आप मुझे घुमाएंगी ना? ये ले, हमने आपको हाथ पकड़ा दिया, जिधर मर्जी ले चली। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा डन, और हाथ थामा। कुछ देर बाद हम एक पुरानी हवेली पहुंचे। पाकिस्तान बनने से पहले की कदीम हवेली। हवेली की तामीर अच्छी थी लेकिन आजकल वहां उजाड़ समा था। लगता है रिहायशी को बनी बनाई हवेली मिल गई, लेकिन अब पैसे नहीं के आराइश करवा सके। आगे हाल में एक 60-70 साला बाबा बैठा हुआ थे जिसके पास कुछ पुरानी किताबें, कुछ सुफूफ और माजूनों वाले प्लास्टिक के डब्बे पड़े थे। कुछ दूर आगे एक VIP जूस एंड आइसक्रीम कॉर्नर था। आंटी मुझे साथ लिए इस होटल में चली गईं। आमने सामने सोफा सीट्स और दरमियान में शीशा का टेबल पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वेटर आया तो आंटी ने इसे 2 फ्रेश एप्पल जूस लाने का कहा। सर्व के बाद आंटी ने इसे कहा कि कुछ देर बाद स्पेशल फ्रूट चाट दे जाना और मुस्करा कर बोले
तुम हैरान हो रहे होगे, मैं बताती हूँ तुम्हें। हम बट हैं खाने पीने के शदीद शौकीन। मुझे मुरग़न खाने, स्पेशली मछली पाई, ड्राई फ्रूट्स और अंडा बहुत पसंद है। मैं सर हिलाता गया। तुम्हारी भाभी मेरी भांजी है और उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद वो हमारे साथ ही रहती है। बाद में इसकी शादी करके बहू बना लिया। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले ही रहते हैं। ज़्यादातर तुम्हारे अंकल और तुम्हारा भाई तो बस ट्रक पे ही रहते हैं। इनके चेहरे पे अफसुर्दगी सी तारी हुई। मैंने इनके हाथ पर हाथ रख कर कहा, अब मैं आ गया हूं ना आपको रौनक लगाने, अभी तो अपने मुझे दुनिया भी दिखानी है। वो हंसी और कहा, बहुत शौक है, लेकिन दुनिया देखना और उसको संभालना यानी एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, मिसला नहीं, मैं हिम्मत का पक्का हूँ। कुछ देर बाद स्पेशल फ्रूट चाट आ गई जिसमें ड्राई फ्रूट मिक्स था। इसके बाद हम वापसी को चल दिए। रास्ते में वो बोले, मैं तुम पे एतमाद करते हुए तुम्हें दुनिया दुखा दोनगी, लाहौर घुमा दोनगी, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले। मैं ताबेदार बच्चों की तरह सर हिलाता गया। घर आकर वो अपने कमरे में रेस्ट करने चल दें और मैं ऊपर की मंजिल पर कमरे की तरफ फ्रेश हैकर में लेट गया। सोते समय ख्वाबों में भी मुझे आंटी ही नजर आ रहे थे। मैं जाने कब तक सोया रहता। कहा, मेरी आंख आंटी की आवाज़ से खिली। मैंने नीम आंखों से देखा तो वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थीं। मैं हाल बढ़ा कर उठा और वो भी खिलाफ तवक्को मुझे नीचे आने का कहती वापस चली गईं। बाहर अंधेरा फैल चुका था। मैं जब नीचे उतरा तो वो भाभी के साथ रात के खाने को टेबल पर रख रही थीं। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर ऐसे ही उधर उधर की बातों में वक्त गुजरता गया। 9 बजने वाले थे जब भाभी ये कहते हुए कि आज तो मैं बहुत थक गई, सारा दिन आपके बाद पेटियों को खोलकर सर्दियों का सामान निकाल कर सौखाया, गर्मियों के कपड़े धोकर वापस रखे। मैं तो चली हूँ और हम दोनों वहीं बरामदे में हल्की खुनकी हो रही थी। खाला ने मुझे कहा, तुम ऊपर चुल्लू, मैं तुम्हें अपना फ़ोटो फ्रेम दिखाती हूँ। आज तबीयत कुछ बेहतर तो चुल्लू ऊपर वॉक कर लेंगे। मुझे लगा कि बस। कुछ देर बाद आंटी अलबम उठे ऊपर आईं और मेरे साथ ही पलंग बैठ गईं और मुझे सबकी तस्वीरें दिखाने लगे। एक तस्वीर कुछ साल पुरानी थी। आंटी सुर्ख लिबास में खड़ी थी। मैंने कहा, अब तो क़यामत है। उन्होंने अच्छा जी कहा तो मैंने कहा, 1 मिनट एल्बम दे। उन्होंने मुझे एल्बम पकड़ाया तो मैं तस्वीरें पलटता इनकी तारीफ़ें करता जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि एक तस्वीर के नीचे भी तस्वीर है, जैसे छपाई गई हो। मैं इसे देखने लगा तो उन्होंने कहा, नो ओ नो, इसे नहीं देखना। मेरा नाम अरशद है और मैं MA करके हैदराबाद से फैसलाबाद जा रहा था। सोचा इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ा छुट्टी ले लूं, फिर जॉब खोजने निकलूंगा, क्योंकि अभी किसी भी कंपनी में ओपनिंग नहीं था। वैसे आज तक कभी मैं फैसलाबाद गया नहीं था, लेकिन मेरे एक चचेरे भाई रेहान वहाँ रहते हैं। उनका वहाँ खुद का लिया हुआ घर है। उनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरे एग्ज़ाम की वजह से मैं उनकी शादी में जा नहीं पाया और मैंने आज तक उनकी बीवी यानी मेरी भाभी को देखा नहीं था। मेरी ट्रेन सुबह पहुंचने वाली थी तो पिछली रात को ही मैंने रेहान भाई से एड्रेस ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह क्या पत्ता वो फ़ोन उठाएंगे आ नहीं। सोचे जा रहा था कि क्या बोलूँगा जब भाई पूछेंगे कि शादी में क्यों नहीं आया। और तो अपनी भाभी को भी सोच रहा था, माँ पापा गए थे शादी में पर मेरी बैड लुक के आज तक उनकी शादी का एक फ़ोटो तक ना देख पाया। वैसे माँ और पापा ने बताया था भाभी काफ़ी खूबसूरत है और रेहान भाई अभी किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो सबसे घुल मिल कर बात करती है और जॉब भी है। मैं तो मनी मन में सोच रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसे मैं भाभी मानूंगा, और उन दोनों को देखने को बीता था। सफ़र काफ़ी लंबा था और अभी सारी रात बाकी थी। ट्रेन में सोने के अलावा करता क्या, फ़ोन में गेम खेलता रहा, क्योंकि रेंज नहीं थी तो नेट भी नहीं था। कब नींद आई कब सोया कुछ अता पत्ता नहीं चला, लेकिन 5 बजे आवाज़ गूंजी, चाय। चाय की आवाज़ से जागया मानो जैसे आज का दिन चाय की आवाज़ से शुरू हुआ। मैं उठा तो अब भी और 2 घंटे थे पहुंचने को, तो मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते हुए टाइम निकल गया। बाहर जब स्टेशन पहुंचा तो फ़ोन देखा, फ़ोन बस सोच उफ था। 10 मिनट रुककर स्टेशन में रिचार्ज किया और मैसेज आलिफ हुआ था। भाई के घर का एड्रेस निकाला और रिक्शे में चल पड़ा। भाई का घर स्टेशन से काफ़ी दूर था और तो और रिक्शे वाले को रास्ता भी पता नहीं था। सुबह सुबह कोई दुकान भी नहीं खुला था कि किसी से एड्रेस पूछ लूँ। फ़ोन की बैटरी भी लो थी तो नेविगेशन भी नहीं यूज़ कर रहा था। अगर करता तो फ़ोन बंद हो जाता
और इतनी सुबह भाई अब को फ़ोन करूं तो शायद अच्छा ना लगे अगर सो रहे हूं तो। जैसे जैसे करके थोड़ा घूम फिर के 1 घंटे खोजने के बाद आखिरकार मुझे रेहान भाई का घर मिल ही गया। उनका घर एक मून इंटरप्राइज नाम के आलीशान अपार्टमेंट में 16वें फ्लोर पे था। आखिरकार में उनके घर के दरवाजे के सामने था और चीन की सांस ले रहा था। सुबह के 8 बजे रहे थे और सारा अपार्टमेंट सुनाटी से भरा हुआ था। शायद इस शहर में कोई भी इतना जल्दी नहीं सोकर उठता। नीचे कुछ बूढ़े लोग ही थे जो चलने फिरने निकले थे। मैंने डोर बेल बजा दी लेकिन कोई आलिफ नहीं। फिर मैंने दूसरी बार बजाई तो अंदर से कुछ चहल पहल की आवाज़ आई। कुछ करीब 2 से 3 मिनट के बाद दुरुस का लाख खला और एक हाथ अंदर से एक बर्तन के खा दिया। मुझे समझ नहीं, आलिफ सिर्फ हाथ देख रहा था और बर्तन लेने का इशारा कर रहा था। हाँ, लेकिन वो हाथ एक औरत का था, ये तो पता चल ही गया था। तब मैं डोर पे उंगली से खटखटाया और हेलो बोला। तब जाकर वो डोर थोड़ा खुला और मेरी तरफ देखा। देखने में एक नंबर मानो कोई एंजल हो जो सोकर उठी हो, बना मेकअप के वो परी लग रही थी। खिले बिखरे बालों में तो जैसे खो गया था। तब ही इसकी एक हा बोले की आवाज़ में ख्यालों से बाहर वापस ले आई। मैं जी में अरशद रेहान भाई अहे किया। वो अरशद तुम? 1 मिनट। उन्होंने डोर चीन निकाली और दूर इवपन किया। रेहान ने बताया था तुम आ रहे हो। जैसे ही उन्होंने घोर पूरा खोला तो उन्हें पूरा देख के मैं तो बस आवर भी होश खो बैठा। एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी। भाभी पूछने लगी कौन सी ट्रेन से आए। मैं उनकी आवाज़ सुनकर खुद की आंखों को थोड़ा सा काबू किया और बोला वो मिल्लत एक्सप्रेस से, इसलिए इतनी सुबह सुबह पहुंचा। वो रेहान ने कहा था कि तुम लेट अलिफागे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अजाओगे। मैं अरे सॉरी, अगर मुझे पता होता ये इतनी सुबह अलिफ जाएगे तो मैं खुद और ट्रेन ले लेता। वो इसमें सॉरी क्यों, वैसे भी थोड़ी देर में दूध वाला अलिफ कर उठाई देता है। मुझे लगा वही है। अब वो आगे आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे इसे फॉलो कर रहा था कि वो हल्के से पीछे मुड़ी और बोली क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हाँ, अब रेहान भाई की मिस होना आई मैन वाइफ। वो हाँ चुल्लू, इतना तो पता है पर नाम पता है, तुम हमारी शादी में भी नहीं अलिफी थे। मैं हाँ, वो क्या है कि तब मेरे एग्जाम थे तो बस माँ और पापा अलिफी थे। वो थोड़ी आगे बढ़ी और अचानक से मुड़ गई और वो बोली मेरा नाम पता है क्या? मैं सॉरी वो नहीं पता, शादी के कार्ड में देखा था लेकिन याद नहीं। वो कैसे हो तुम भी ना, अपने भाभी का नाम नहीं पता? मेरा नाम अरूसा है, भूलना मत। जैसे ही उन्होंने भाभी कहा मुझे थोड़ा सा करंट और उनके बोलने पर मैंने जवाब दिया ठीक है भाभी, अब कभी नहीं भूलूंगा। अरूसा भाभी? ओ हेलो, तुम मुझे नाम से बिला लो। ये भाभी वाभी बड़े टिपिकल लगते। नाम से नहीं, अब बड़ी हो, भाई सुनेंगे तो लात मारेंगे। अरूसा भाभी? अरे यहाँ कोई ऐसे नहीं बोलता, नाम ही लेते हैं। चुल्लू ठीक है, घर में तुम भाभी बोल लेना रेहान के सामने, लेकिन बाहर दूसरों के सामने मत बोलना वरना मुझसे लात पड़ेगी। ये कहते हुए उन्होंने मजाक किया। अरूसा ठीक है चुल्लू, तुम बैठो, फ्रेश होना है तो बाथरूम उधर है। रेहान अभी उठेगा, पता नहीं ये दूध वाला किधर है। आज ये बर्तन यही रखती हूँ, अगर वो आए तो दूध ले लेना, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। इतना बोलते हुए वो अपने रोम को चल पड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं बैठा रहा कि थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लगी हंसने की। शायद भाई उठ चुके थे पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके घर को देखने लगा। इतने में डोर बजी और अंदर से आवाज़ आई अरूसा की, अरशद जरा देखना, दूध वाला होगा, वो दूध ले लो। मैं झट से बर्तन लेकर उठा और डोर ओपन करके दूध लिया। दूध वाला? जी अब कौन? मैडम नहीं है क्या? मैं रेहान भाई का भाई हूँ, अजही आलिफ हूँ। मैडम थोड़ी बिजी है। और फिर मैंने दूध लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा कि किचन किधर है और किचन को जाकर दूध के साथ वो बर्तन वहाँ रख दिया। मेरा मन बार बार उनके कमरे से आती हुई हंसी और धीमी आवाज़ में हो रही बातों पे जा रहा था। मैं उनके घर को देख ही रहा था। टेक से कभी दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और अरूसा भाभी बाहर आई। अब जब वो आई तो वो एक पूरी लंबी ड्रेस में थी, लेकिन अब भी वो इस ड्रेस में कमाल का कहर ढाने वाली भाभी लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं तो उन्होंने इशारों में ऐसा पूछा कि क्या हुआ। मैंने अभी अनखै के इशारों से कहा कि कुछ नहीं। फिर वो किचन की तरफ चलती हुई बोली, तो अरशद कैसा लगा घर? मैं बुढ़िया, सपर से भी ऊपर। इसका रेट कितना है? वो और अभी तो 23,000 है महीने का। मैं
23,000 इतना ज्यादा किया है इसमें। वो यहाँ से अपार्टमेंट में 9 पावर किट, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क सब है तो ओबीसल 23 तो होना ही है। मैं, अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है और जिम भी। अरूसा भाभी, हाँ क्यों तुम स्विंग करते हो, जिम तो जाते ही हो देख के लग रहा है। मैं, हाँ अब भी ना, हमको स्टाइल एरिया से ही भला स्विमिंग कैसे नहीं आएगी। अरूसा भाभी, ठीक है तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी स्विमिंग पूल के की इंचार्ज से, फिर तुम जा सकते हो। इतने में भाई अब बाहर आए एक शर्ट पहनकर और अपनी शर्ट का नाला बांधते हुए बोले, कैसे हो अरशद। उन्हें मैं अब 5 साल के बाद देख रहा था। इससे पहले उनको मैंने शादी से पहले देखा था, लेकिन अब भी वैसे के वैसे फिट एंड फाइन थे, कोई बदला नहीं। मैं, ठीक हूँ भाई, बस पता नहीं था कि ट्रेन की टाइमिंग चेंज हुई है। काफ़ी जल्दी में निकला पड़ा और इतनी सुबह पहुंचा के सबको परेशान भी किया। ये मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। भाई अब नहीं, मैंने कहा था अरूसा को कि तुम अलिफ रहे हो पर टाइम नहीं पता था। अरूसा भाभी, और परेशानी कैसी। मैंने कहा ना कि दूध वाला भी इस टाइम जगाता है यहाँ सबको। तभी याद आलिफ मुझे और मैंने कहा हाँ भाभी। दूध वाले ने कहा कि इसकी पेमेंट का टाइम हो गया है। अरूसा भाभी थोड़ा तजस्सुस में बोली, अच्छा इसे कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी, मैं भूल ही गई। भाई उनकी तरफ देखते हुए इस कहा, सही है तो इसे परसों दे देना, कल शाम में एलिफेंट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। अरूसा भाभी, ओके रेहान रख कर जाना। चुल्लू तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं मज़ेदार चाय बनाकर लाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी घर जाकर बोले कि भाभी को अच्छी चाय भी नहीं आती। मैं, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, अब भी ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरूसा भाभी, अच्छा ऐसा क्या एक मौका तो देवर जी ऐसे चाय पिलाओगी दूध वाली के वो वाह बोलते रह जाओगे। रेहान भाई, तुम बोलती रहोगी आ बनाकर पुलाओगी भी, फिर अपने देवर जी से ही पूछ लेना। वाह बोली आ कुछ और, हाहा जल्दी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है अब तो बस ना। ये कहते हुए भाभी किचन की तरफ जाने लगी और फिर पलट कर पता नहीं क्यों मुझे आंख मारते हुए बोली, तुम अपने भाई को देखो ना। इतना कहकर वो किचन में चली गई। फिर मैं और भाई कुछ 10 मिनट बातें की घर की और हमारे गांव की। तब भी भाभी आई चाय लेकर और टेबल पर रखी और मुझे कहा, देवर जी देखते रहोगे आ कुछ के बताओगे, कैसे लगी मेरे दूध की चाय। मुझे हैरानी में देखे भाभी ने कहा, अरे दूध की चाय देवर जी, ब्लैक टी नहीं है। अपने क्या सोचा। ये सुनकर भाई साहिब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब बस भी करो अरूसा, कितना चढ़ाओगी इसे। वैसे तुम्हारी कोई इंटरव्यू अभी है क्या अरशद। मैं, हाँ परसों एक मिला है भाई, यहाँ बेंगलोर है ना, वही है। रेहान, वहाँ वो तो काफ़ी एक सपनोज जगह है, बेंगलोर में मतलब अच्छी खासी सैलरी भी शायद देगे। अरूसा, अरे हाँ मनी भी वहीं रहती है, इसकी कंपनी वही है। रेहान, तब तो मनी से कह देना इसकी थोड़ी मदद कर दे। अरूसा, बोलने की ज़रूरत भी नहीं रेहान, मैं अपने देवर जी की हर तरह से हेल्प करूंगी। मैं, मनी कौन है भाई। अरूसा भाभी, मेरी बहन मीना है, वो भी यही जॉब करती है, मैं इससे बोलती हूँ तुम्हें जो भी हेल्प हो कर दे। मैं, थैंक यू भाभी, अगर शहर नया ना होता तो इतनी तकलीफ नहीं देता। अरूसा भाभी, कोई बात नहीं देवर जी, जितनी भी तकलीफ है सब वसूल करके ही जाने दूंगी। रेहान भाई, अरूसा तुम तो आज कुछ ज्यादा ही बिक बिक कर रही हो और जाओ मखा मेरे भाई को परेशान करने में लगी हुई हो। अरूसा भाभी, भाई को छेड़ा तो जलने लगी क्या रेहान साहिब। भाभी की बात भाई के कानों को उंगलियों से चीरती हुई बोली और फिर बोली, वैसे भी मुझे डांसेस लग रही है और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है ना रेहान। रेहान भाई, हंग शायद आज बारिश होगी। अरूसा भाभी, होना तो है ही, आज जाकर 1 साल बाद अपनी भाभी को मुंह जो दिखाया है। इतना कहते हुए मुझे सताते हुए भाभी रोम हो में गई और एक रेशमी पोशाक पहनकर आई। जो भी भाभी पहने हर चीज में भाभी क़यामत लग रही थी। फिर भाई की चाय खत्म हुई और वो उठे, चुल्लू में नहाकर ऑफिस के लिए जाता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो और इससे पहले अरशद को इसका रूम भी देखा दो। अरूसा भाभी, जी हसबैंड जी, अब की भाई को मैं उनका कमरा देखा दूंगी। भाई साहिब ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, देखो भाई तुम्हारे भाभी आज तेरे अनी से काफ़ी खुश हो गई है, इसलिए ऐसे और एक्टिंग कर रही है। मैं, ऐसा क्यों भाभी, अब नॉर्मल ही रहूँ ना, मैं अब की कोई बुराई नहीं करने वाला, माँ पापा से प्रोमिस। रेहान भाई, ये हुई ना बात, देखो अरूसा मेरे घर वाले तेरी घरवाल जैसा नहीं।
ओके चुल्लू में चलता हूँ, लेट हो रहा हो, ब्रेकफास्ट रेडी कर देना भाभी जी। जैसे ही भैया उठकर गए तो भाभी रेहान वाली सीट पर बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी? अरूसा भाभी, तुम्हारे भाई की और मेरी लो मैरिज थी, ना चाहते हुए भी शादी तो करवा दी, लेकिन तुम पहले हो जो तेरे भाई के घर से पहली बार हमें मिलने अलिफी। अगर जाब के लिए ना होता तो शायद नहीं अती, पर अगी सौ आई वाज और एक्साइटेड। तभी रेहान वो बोल गया, मैं भाभी अब भी ना चुल्लू नाश्ता बनाते हैं, साथ में मेरा रूम दिखाओ ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम हमारे गांव का पोहा बनाते हैं, रियान भाई को वो बहुत पसंद है। अरूसा भाभी, हाँ वो अक्सर बोलते हैं चुल्लू उठो जल्दी से, मैं तेरा रोम दिखाती हूँ। फिर वो मुझे एक रोम में ले गई और बोली ये लो अरशद, अब ये तुम्हारा रोम है। ओके, बाथ रोम अटैच्ड है में। वो दूसरा रोम किसका है? अरूसा भाभी, मेरी सिस्टर का है, वैसे इसके भी ये नहीं, पर जब भी वो आती है वो इसका रोम होता है। चुल्लू वो तुम्हारा बाथ रोम है। ओके, जाकर नहाना है तो नहाओ, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, और ब्रेकफास्ट के लिए अलिफा तुम्हारे भाई तो 5 मिनट में ना रेडी भी होकर अलिफ जाएंगे। चुल्लू जाओ, मुझे जल्दी से कुछ बनाने दो खाने के लिए। इतना कहकर भाभी तो निकल गई। करीब 15 मिनट के बाद एक टी शर्ट में निकला तो भाई डाइनिंग टेबल पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैं अभी जाकर बैठ गया, फिर भाभी आई गर्म गर्म सैंडविच और जूस लेकर।